नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। देखिए, जब भी स्विट्जरलैंड का नाम आता है तो अक्सर बर्फ से ढके पहाड़, महंगी घड़ियां, शायद चॉकलेट, यही सब जहन में आता है ना। बिल्कुल। लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं थोड़ी अधूरी सी है। हाँ, वही। तो आज हम इसी अधूरी तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम स्विट्जरलैंड को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। मतलब उसकी पहचान, उसकी व्यवस्था और वो क्या चीजें हैं जो उसे दुनिया में इतना खास बनाती हैं। जी। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अनूठी राजनीतिक प्रणाली, वो बहुसांस्कृतिक माहौल और अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड की कहानी कैसे बनाते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है, पर उसकी अपनी कुछ अलग बातें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीजों से। स्विट्जरलैंड है कहाँ? तो ये है मध्य यूरोप में। कई बार लोग इसे यूरोप का दिल भी कह देते हैं। हाँ, लोकेशन बहुत सेंट्रल है इसके। राजधानी तो बोर्न है, लेकिन शायद ज्यूरिख और जिनेवा जैसे शहर ज्यादा मशहूर है ना, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल। बर्न प्रशासनिक राजधानी है, पर ज्यूरिख फाइनेंस और जिनेवा डिप्लोमेसी का केंद्र बन गया एक तरह से। और इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं: जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, लिक्टेनस्टीन और फ्रांस। मतलब चारों तरफ जमीन ही जमीन है, कोई समुद्री तट नहीं। जी, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और हाँ, ऑल्प्स पहाड़, वो तो इसकी पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। खूबसूरत झीलें भी हैं, लेक जनेवा, लेक लूसन। हम्म। साइज में बहुत बड़ा देश नहीं है ये, करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर, और आबादी भी मतलब लगभग 87 लाख के आसपास। ये जो भौगोलिक स्थिति है ना, ये बहुत अहम है। यूरोप का दिल होने का मतलब है कि व्यापार और संस्कृति के रास्ते हमेशा यहाँ से गुजरे हैं। और लैंडलॉक्ड होना, इसका असर विदेश नीति और व्यापार पर भी पड़ता है। अच्छा। हाँ। और देखिए, आल्प्स पहाड़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, उन्होंने देश के चरित्र को गढ़ा है। थोड़ा अलग थलग भी रखा, पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया, बिजली पानी का स्रोत बने, और कहीं ना कहीं वो स्विस लोगों की जो एक पहचान है ना, थोड़ी आत्मनिर्भर वाली, उससे भी जोड़े जाते हैं। देश का लगभग 60% हिस्सा तो यही पहाड़ है। वाह, मतलब भूगोल सिर्फ जमीन नहीं, पहचान गढ़ता है। अच्छा, भूगोल से आगे बढ़ें तो संस्कृति, और यहाँ भाषा वाली बात बड़ी दिलचस्प है। एक नहीं, दो नहीं, चार चार राष्ट्रीय भाषाएं। जी हाँ, 4। ये चीज स्विट्जरलैंड को काफी अनूठा बनाती है। जर्मन सबसे ज्यादा बोली जाती है ना, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल एरिया में। फिर वेस्ट में फ्रेंच, साउथ में इटालियन, और एक वो चौथी कौन सी बताई थी? रोमांच। ये दक्षिण पूर्व के एक छोटे से इलाके में बोली जाती है। अब इसे बोलने वाले काफी कम रह गए हैं, पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है इसे। और धर्म? धर्म में मुख्य रूप से तो ईसाई ही हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बाहर से लोग आए हैं, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग भी अब वहां रहते हैं। तो ये इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, ये सब एक साथ कैसे चलता है? यही तो स्विट्जरलैंड की खूबी है। देश 26 कैंटन यानी कि एक तरह के राज्यों से बना है, और इन कैंटनों की अपनी पहचान है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, और इन्हें काफी स्वायत्तता भी मिली हुई है, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। अच्छा। तो ये विविधता ज्यादातर शांति से ही रहती है। हालांकि कभी-कभी मजाक में जर्मन और फ्रेंच भाषी इलाकों के बीच के फर्क को रोस्टी ग्राबन यानी रोस्टी की खाई कह देते हैं। रोस्टी आलू का एक डिश है जो जर्मन हिस्से में फेमस है। हाँ, रोस्टी की खाई। और लोगों के बारे में क्या धारणाएं हैं? कहते हैं बड़े अनुशासित होते हैं, टाइम के पाबंद, प्रकृति प्रेमी। हाँ, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, और इनमें कुछ सच्चाई भी है शायद। टाइम की पाबंदी और अनुशासन का ताल्लुक शायद उनकी कामयाब अर्थव्यवस्था और सिस्टम से जोड़ा जाता है। प्रकृति प्रेम तो वहाँ के माहौल को देखकर स्वाभाविक लगता है। आल्प्स हैं, झीलें हैं। सही बात है। और पर्यावरण को लेकर भी काफी जागरूक हैं लोग। और हाँ, वो चीज फोंडियो और रेसलेट, ये सिर्फ खाना नहीं, एक तरह से सोशल गैदरिंग का हिस्सा है। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो स्विट्जरलैंड को शायद सबसे ज्यादा अलग बनाती है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था। ये एक फेडरल रिपब्लिक है, ठीक है, पर यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आती है। ये क्या चीज है असल में? देखिए, ये स्विट्जरलैंड की राजनीति का सबसे अनोखा पहलू है। इसका मतलब है कि नागरिक, आम लोग, वो सीधे कानूनों पर और संविधान में बदलाव पर वोट डाल सकते हैं। सीधे? मतलब सरकार ने कानून बनाया और लोग वोट करेंगे? हाँ, अगर लोग चाहें तो जरूरी संख्या में दस्तखत जमा करके किसी भी कानून पर नेशनल रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, लोग खुद भी नए कानून का प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसे इनिशिएटिव या पहल कहते हैं। अरे वाह!
और एक और बात ही, वहाँ कोई एक राष्ट्रपति नहीं होता। सही कहा। राष्ट्राध्यक्ष का काम एक 7 लोगों की कमेटी करती है, फेडरल काउंसिल। संसद इन्हें चुनती है और ये मिलकर देश चलाते हैं। प्रेसिडेंटशिप हर साल बारी बारी से इनके बीच घूमती रहती है। मतलब कोई एक सुप्रीम लीडर नहीं है। ये तो बड़ा अनोखा सिस्टम है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये लोगों के हाथ में इतनी पावर है, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? मतलब फैसले लेने में बहुत टाइम नहीं लगता होगा? सवाल तो वाजिब है। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ये पक्का होता है कि जो भी नीतियां बने उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की रजामंदी हो। इससे राजनीतिक स्थिरता भी आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लग सकता है। हर बड़े फैसले पर जनमत संग्रह हो सकता है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पेचीदा मुद्दे पर सिर्फ हाँ या ना में फैसला करना पड़ता है, और कभी अल्पसंख्यक समूहों के हितों के खिलाफ भी फैसले आ जाते हैं। हालांकि सिस्टम में इससे बचाव के भी तरीके हैं, पर यह सिस्टम नागरिकों से काफी जुड़ाव और जानकारी की उम्मीद रखता है। समझ गया। तो ये राजनीतिक स्थिरता, शायद इसी से आर्थिक स्थिरता भी जुड़ी हुई है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत और स्थिर मानी जाती है। करेंसी है स्विस फ्रैंक। बिल्कुल, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ के मेन सेक्टर्स कौन से हैं? बैंकिंग और इंश्योरेंस का नाम तो हमेशा आता है, घड़ियां तो खैर हैं ही। रोलेक्स, ओमेगा, क्या क्या नाम है जी। फिर फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, नोवार्टिस, रोश जैसी बड़ी कंपनियां, इंजीनियरिंग और नेस्ले जैसी फूड कंपनी भी यहीं की है। और हाँ, पर्यटन। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्विट्जरलैंड के पास ना कोई खास कुदरती संसाधन नहीं है, न तेल, न गैस, न कोयला। हाँ, ये बात तो है। फिर भी ये दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कैसे? इसका राज है इनोवेशन यानी नई खोज, हाई क्वालिटी पर फोकस, स्पेशलाइजेशन यानी किसी खास चीज में महारत, और सबसे बढ़कर अपने लोगों पर निवेश, स्किल्ड वर्कफोर्स। इन्होंने दिमाग और हुनर वाले उद्योगों पर ध्यान दिया, ना कि जमीन से निकलने वाली चीजों पर। मतलब जो कमी थी उसी को ताकत बना लिया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। घड़ी बनाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक छोटी सी चीज में इतनी बारीकी, इतनी कारीगरी कि वो बेकीमती बन जाए। यही सोच फार्मा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग सब में दिखती है। बैंकिंग की बात करें तो वो बैंकिंग सीक्रेसी वाली बात, वो अब भी वैसी ही है क्या? देखिए, ऐतिहासिक रूप से बैंकिंग गोपनीयता एक बड़ा फैक्टर थी। दुनिया भर से पैसा यहाँ आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है, खासकर अमेरिका और दूसरे देशों से। अब ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लागू हो गया है, तो वो पहले वाली गोपनीयता तो काफी कम हो गई है, पारदर्शिता बढ़ी है। अच्छा। लेकिन फिर भी स्विस बैंकिंग अपनी स्थिरता और एक्सपर्ट सर्विस के लिए जानी जाती है। और अर्थव्यवस्था का एक और पहिया, टूरिज्म। ज्यूरिक का जिक्र है, जिनेवा का है। हाँ, ज्यूरिक सिर्फ फाइनेंशियल हब नहीं है, वहाँ आर्ट, कल्चर, नाइट लाइफ भी काफी है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस का यूरोपियन हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस है, और वो झील और उसका फव्वारा जेट डियो। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। फिर इंटरलेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल, इंटरलेकिन 2 झीलों के बीच बसा है, और पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग, इन सब के लिए परफेक्ट जगह है। और पहाड़ों में माउंट टिटलिस और जंगफ्राउ योख, जिसे टॉप ऑफ यूरोप कहते हैं, वहाँ ग्लेशियर और बर्फ का अनुभव अद्भुत होता है। और ल्यूसन शहर भी है, वो लकड़ी के पुल वाला। जी, चैपल ब्रिज है। लूसन अपनी झील, उस पुराने लकड़ी के पुल और रंगीन पुरानी बिल्डिंग्स के लिए बहुत खूबसूरत माना जाता है। ये सारी जगहें स्विट्जरलैंड की विविधता दिखाती हैं, बर्फीले पहाड़ भी और चहल पहल वाले शहर भी। सही बात है। और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर ट्रेन नेटवर्क, सुना है बहुत कमाल का है, कहीं भी पहुंचना आसान है। हाँ, वो स्विस एफिशिएंसी का एक और उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है। ठीक है, अब कुछ और खास बातों पर आते हैं। एक बहुत अहम बात है तटस्थता या न्यूट्रलिटी। कहते हैं स्विट्जरलैंड ने कभी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ी, हमेशा न्यूट्रल रहा। इसका क्या मतलब है और इतना जरूरी क्यों है? न्यूट्रलिटी स्विट्जरलैंड की विदेश नीति का आप कह सकते हैं आधार है। ये सदियों पुरानी पॉलिसी है, जिसे 1815 में वियना कांग्रेस में औपचारिक मान्यता मिली थी। इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई झगड़े में किसी का पक्ष नहीं लेगा, अपनी जमीन किसी लड़ने वाले देश को इस्तेमाल नहीं करने देगा, और किसी मिलिट्री अलायंस जैसे नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी नीति की वजह से ये 2 विश्व युद्धों समेत यूरोप के कई झगड़ों से बचा रहा, और इसी न्यूट्रलिटी के कारण जिनीवा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बन पाया। UN, WHO, रेड क्रॉस, और ये शांति वार्ता के लिए एक पसंदीदा जगह रहा है।
लेकिन आज की दुनिया तो बहुत कनेक्टेड है। क्या ये न्यूट्रलिटी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर स्विट्जरलैंड में भी बहस चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि पारंपरिक मिलिट्री न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने जैसे मामलों में स्विट्जरलैंड को ज्यादा बोलना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में स्विट्जरलैंड ने ईयू के प्रतिबंधों का साथ दिया। ये उसके पारंपरिक न्यूट्रलिटी से थोड़ा हटना था। हाँ। और इस पर काफी चर्चा भी हुई। तो कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी के मायने आज के जमाने में बदल रहे हैं या कम से कम उन पे पुनर्विचार हो रहा है। और स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड बैंकिंग का गढ़ और सबसे सुरक्षित और साफ देशों में गिना जाता है। बैंकिंग का गढ़ वाली बात तो हमने की, वो ऐतिहासिक गोपनीयता और स्थिरता से जुड़ी थी। आज भी बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, पर अब ज्यादा पारदर्शिता है और सुरक्षित और साफ होने के पीछे कई वजहें हैं। क्राइम रेट कम है, राजनीतिक स्थिरता है, पर्यावरण के नियम बहुत कड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है और लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। हाँ, शिक्षा, हेल्थ केयर, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। जी, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड को रहने और काम करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये बहुत महंगा देश भी है। आखिर में भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्तों की बात कर लेते हैं। अच्छे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। और हाँ, बॉलीवुड कनेक्शन, डीडीएलजे का जिक्र कौन भूल सकता है। हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड ने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को घर घर पहुंचाया है। भारतीय टूरिस्ट के लिए तो ये टॉप डेस्टिनेशंस में से एक है। हाँ, वो तो है। व्यापार और निवेश भी काफी हैं। कई स्विस कंपनियां भारत में हैं और भारतीय कंपनियां भी बाहर निवेश कर रही हैं। और हाँ, वो स्विस बैंकों में भारतीय खातों वाला मुद्दा, वो भी दोनों देशों के बीच चर्चा का एक विषय रहा है। हाँ, वो काले धन वाली बात। जी, अब टैक्स की जानकारी साझा करने पर समझौता हो गया है, तो उस एरिया में सहयोग बढ़ा है। ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ टूरिज्म और ट्रेड तक ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल नियमों जैसे जटिल मामलों तक भी फैले हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारों वाला देश नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं। भाषाओं का संगम, एक अनोखी राजनीतिक व्यवस्था जहां नागरिक सीधे फैसले लेते हैं, एक कामयाब अर्थव्यवस्था जो दिमाग और हुनर पर टिकी है, और दुनिया में तटस्थता की एक पुरानी पहचान। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड की खास पहचान बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, न्यूट्रलिटी, इक्वालिटी पर जोर, स्थिरता, ये इसके कुछ खास तत्व हैं। अपनी चुनौतियों के बावजूद ये विविधता में एकता और स्थिरता का एक दिलचस्प मॉडल तो जरूर है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, कोई महामारी हो या बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव। ये किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधते। तो ऐसे में स्विट्जरलैंड जैसे देश के लिए अपनी ऐतिहासिक तटस्थता की नीति को बनाए रखने के क्या मायने हैं? क्या ये भविष्य में मुमकिन होगा या जरूरी भी होगा? और अगर बदलेगा तो इस तटस्थता का नया रूप क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर।